नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाद्य पदार्थों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी की कीमतें भी धड़ाधड़ बढ़ रही हैं। हालत यह है कि पिछले 9 महीने में 190 रुपए से ज्यादा रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिससे आम आदमी की हालत खराब है। एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के साथ ही हरियाणा में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 868 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई। आम आदमी जाए तो जाए कहां भाई। कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई हर दिन बढ़ रही है। अब हर इंसान यही पूछ रहा है कि आखिर ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। सितंबर महीने के पहले ही दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है, जबकि इससे पहले ये 859 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। बता दें कि इससे पहले 18 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 834 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 859 रुपए 50 पैसे हो गई थी। 15 दिन में ही एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं। साल 2021 की शुरुआत में यानी जनवरी में दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, जो अब बढ़ते बढ़ते 884 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। इस तरह 9 महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अभी तक 190 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 4 जनवरी के बाद कैसे कैसे एलपीजी के सिलेंडरों में इजाफा हुआ है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कीमतें कब क्या थी। 1 सितंबर को घरेलू सिलेंडर में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 884 रुपए 50 पैसे, जबकि कोलकाता में 911 रुपए, मुंबई में 884 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 900 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। इससे पहले 18 अगस्त को दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 859 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 886 रुपए, मुंबई में 859 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 875 रुपए 50 पैसे थी। इसी तरह अगर बात 1 जुलाई की करें तो 1 जुलाई को दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 834 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 861 रुपए, मुंबई में 834 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 850 रुपए थी। इसी तरह से 1 मई को रसोई गैस की कीमत दिल्ली में 809 रुपए, कोलकाता में 835 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 809 रुपए और चेन्नई में 825 रुपए थी। बात 1 मार्च की करें तो दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 819 रुपए, कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 819 रुपए और चेन्नई में 835 रुपए थी। वही बात अगर 25 फरवरी की करें तो दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए, कोलकाता में 820 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 794 रुपए और चेन्नई में 810 रुपए थी। इससे पहले 15 फरवरी को रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 719 रुपए, कोलकाता में 745 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 719 रुपए, चेन्नई में 735 रुपए थी। अगर बात 4 जनवरी की करें
तो दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 694 रुपए, कोलकाता में 720 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 694 रुपए और चेन्नई में 710 रुपए थी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इन 9 महीनों के दौरान करीब 190 रुपए की रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। लगातार रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गृहिणियों को हो रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही उठानी पड़ रही है। गैस के भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं, सारी ही चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे शायद आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कत की फेस करनी पड़ रही है हमें, बहुत दिक्कत। हर चीज के महंगाई होती जा रही है हर चीज में, तो फिर आम जनता को बहुत दिक्कत हो रही है इन चीजों में। और घर में किचन में भी औरतों को बहुत दिक्कत हो रही है, खाना बनाना। ये गैस तो ऐसी चीज है जो सारा टाइम चलती है, तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए तो सरकार को कहना बहुत ज़रूरी है कि ये सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इस कोरोना की महामारी में अब आम आदमी करेगा भी क्या, जिसमें इतनी महंगाई बढ़ रही है, जिसमें कि खाने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है। और सिलेंडर के भाव बढ़ने से आम आदमी के लिए बहुत टेंशन होती है, क्योंकि पहले ही उसके खाने पीने में इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए इसके सिलेंडर के दामों को कम करना चाहिए। समझ लो हमारा खाना बनाना जो है रसोई से ही शुरू होता है, और आज जो है सरकार इस पर इतने दाम बढ़ा चुकी है कि हमारे लिए ये एक मुसीबत का कारण बन चुका है। आप देखिए, उन्होंने पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए, फिर उसके बाद उन्होंने बढ़ाए डीजल के, अब डीजल के साथ साथ अब घरेलू गैस के ऊपर भी ये विपदा आ पड़ी है। तो एक आम आदमी क्या करे? एक आम आदमी के लिए ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आम आदमी पे कमाई का कोई साधन तो है नहीं है, ठीक है, ना ही कोई रोजगार है, इनकम का कोई साधन नहीं है, ना कोई आय बढ़ती है ना कुछ, लेकिन महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महंगाई के बहाने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। वहीं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल का कहना है कि कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि महंगाई न बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ने से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ना तय है। ऐसे में आमदनी अठन्नी और खर्च रुपये वाली बात होगी। एलपीजी की जो प्राइस हाइक है वो आम आदमी के लिए ट्रबलसम यानी तकलीफ बढ़ाने वाली है। अभी अभी कोरोना से इकोनॉमी ने रिकवर होना शुरू हुआ है, बहुत जॉब लॉसेस हुए हैं, अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, बिजनेस से लोगों की कमाई अभी रिवाइव नहीं हुई है, यानी ओवरऑल कोरोना की वजह से लोगों की कमाई अभी कम चल रही है। ऐसे में पहले ही इन्फ्लेशन हाई चल रही है, महंगाई ज्यादा चल रही है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस आम आदमी की तकलीफ बढ़ा रही है। डीजल पे सारा खाने पीने का सामान, दूध सब्जियां ट्रेवल करती है। अब एक तरफ तो दूध महंगा, सब्जी महंगी, एलपीजी महंगा होने के कारण उनकी प्रोसेसिंग यानी चाहे दूध को उबालना हो चाहे सब्जी को बनाना वो भी महंगा होगा। तो अल्टीमेटली आम आदमी की रसोई का खर्चा बढ़ जाएगा, वो भी उस समय में जबकि उसकी कमाई कम हुई है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी पे महंगाई का बोझ ना पड़े, बिकॉज कोरोना की वजह से आम आदमी की कमाई जो है वो कम चल रही है। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से जानलेवा महंगाई, मानो ये दोनों मिलकर आम जनता की जान लेने पर आमदा है। न सिर्फ सिलेंडर बल्कि सरसों के तेल की कीमतों में भी आग लगी है। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सब्जी महंगी हो रही है और लोगों की आमदनी घट रही है। बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन लोगों की इस परेशानी का हल कैसे होगा और कैसे महंगाई काबू में होगी, इसको लेकर हर आदमी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। रितु कटारिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका।
रंजीता मेहता प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। और राज सिंह गुज्जर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल रंजीता मेहता जी से। रंजीता मेहता जी, सवाल यह है कि ये जो महंगाई डायन है वो लोगों को दिन प्रतिदिन डस रही है, लेकिन सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्या वजह है? रंजीता जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? तो टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन रितु कटारिया जी, जिस तरह से लगातार एक तरफ देख रही है महंगाई बढ़ रहा है, एलपीजी सिलेंडर के दाम हमने पूरे रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे जनवरी से लेकर और अब तक करीब करीब 200 रुपए बढ़ गए। एक गृहिणी के तौर पे जो महिलाएं हैं और आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको कितना दिक्कत पेश होता होगा, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी महंगाई आज के टाइम में बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हर घर में फर्क पड़ता है, चाहे वो गरीब परिवार हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो। और सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो महिलाओं को पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक जो उनका बजट होता है, उसी बजट में उन्हें रसोई का खर्च भी चलाना है, अपने घर की दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पूरा करनी है। तो रियली में ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिस तरह से ये गैस में बढ़ोतरी हो रही है, गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अब जो प्राइस है वो लाइक कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है 1000 रुपीज भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि महीने में 2 सिलेंडर जिस घर में लगते होंगे या डेढ़ महीने में जिसका सिलेंडर की खपत है, तो कितना बड़ा उसके ऊपर बोझ पड़ने वाला है। तो जरूर इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक कोरोना का जो समय रहा है, एक कितनी विकट परिस्थिति सबके सामने आई है, पूरा देश उससे जूझ रहा है। ऊपर से ये महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि परिवारों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करने की भी जरूरत है, ताकि एक लगे कि हाँ, जो कमाई है, देखिए आय के साधन तो नहीं बढ़े ना एक परिवार के, वो इवन बहुत सारे रोजगार भी छिन गए हैं। ये समय ऐसा आया है, या कोई 50% पे अपना है जो काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर खर्चे डबल हो जाएंगे और आमदनी आधी हो जाएगी, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। आप भी एक गृहिणी हैं जी, आपका बजट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा इस दौरान, खास करके कोरोना के बाद की जो स्थिति है उसमें? जी बिल्कुल, हर चीज महंगी लग रही है। बिल्कुल, आप फ्रूट लेने जाइए, आप किचन का सामान लेने जाइए, आप अब सिलेंडर की बात करते हैं, तो हर चीज में वो हो रही है। अब अगर परिवार को चलाना है, सब कुछ सुविधाएं देनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना पड़ रहा है एक परिवार के अंदर, कि फालतू के खर्चे जो हैं वो थोड़े कम करने पड़ रहे हैं, या क्योंकि बेसिक जो सुविधाएं हैं परिवार को, खाना है, दूध है, सब कुछ है, वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाना हर गृहिणी का एक, मुझे लगता है, उद्देश्य होता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता मेहता जी, सवाल मेरा वही है जो हमने पहले पूछा था, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। सवाल यही है कि ये जो महंगाई है वो डायन बनकर पूरे देश के लोगों को लूट रही है, डस रही है, क्या सरकार इसको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है? लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ ही रहे थे, और खाद्य पदार्थों में तो 40% से ज्यादा का इजाफा है। खालिद, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से महिलाएं परेशान होती है इस महंगाई को लेकर, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया होता इस दिशा की तरफ, तो आज ये महंगाई डायन हमारे पे कोई मैम क्या बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं? महंगाई पे 7 साल से आप सत्ता में हैं, मैम केंद्र में भी हैं। देखिए, आप इसके लिए, मैम इस महंगाई के लिए आप पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगी, केंद्र से लेकर राज्य तक आप सत्ता में हैं। ये मैम ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो इस तरह की बात कर रही हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। 7 साल हो गया, 7 साल हो गया, आप बजाय आप महंगाई पे बात रखती कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, आप आरोप प्रत्यारोप में लग गई। 7 साल से है ना, कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए। नहीं, अगर आपने बीच में बोलना है और बीच में नहीं बोलना है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा कि क्यों सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है? आप पिछली सरकारों पे जा रही है। अगर वो 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले पिछली सरकारें होती तो आप कहते उस बात को माना जाता। लेकिन सवाल यह है कि आप 7 साल से केंद्र से लेकर राज्य में, और प्रदेश की जनता भी पूरी तरह से परेशान है महंगाई को लेकर। सवाल इस पर है, हम उस पर जवाब देंगे। पूर्ववर्ती सरकारों को, पूर्ववर्ती सरकार के प्रवक्ता भी हैं जो सत्ता में रहे, उनसे भी जवाब लेंगे। लगातार बोलिए, आप जवाब कर जाएंगे
और बीच में नहीं टोकेंगे। 2500 दिन पूरे हुए हैं मैम, अभी 2500 दिन पूरे हुए हैं आपके सरकार के, और 2500 दिनों में क्या यही महंगाई दिया है आपने? बोलोगे आप? जी बोलिए। मैम रोकना चाहेंगे आपको, शायद आवाज आपकी मेरे पास नहीं आ रही है, आपकी आवाज आने में दिक्कत है, मैं आपके पास दोबारा फिर आऊंगा। लेकिन राज सिंह जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है, खास करके गरीब तबके के जो लोग हैं, और उसमें भी मिडिल क्लास का भी बुरा हाल है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस महंगाई को लेकर किस नजरिए से देखती है? क्या सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है? कहां कमियां रह गई है? खालिद जी मेरे मित्र, सबसे पहले तो आपके इस प्रतिष्ठित चैनल को साधुवाद जिन्होंने इस विशिष्ट मुद्दे को लेकर समाज में आपने उठाया है। आज पूरा समाज, आज पूरा राष्ट्र इस बात के लिए परेशान है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने सपने दिखाए थे अच्छे दिनों के, और उन अच्छे दिनों के जब अच्छे दिन थे, जब कहीं ना कहीं व्यक्ति की जेब में पैसे होते थे, जब व्यापार था फलता फूलता, जब रोजगार मिल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत की एक वैश्विक स्थिति थी कि लोग भारत को समझते थे कि बढ़ता भारत है, आगे आर्थिक दृष्टि से। देखिए कि किन लोगों ने सपने दिखाए, उन लोगों ने सपने दिखाए, हम दो और हमारे दो की परिपाटी पर आए और कहा कि अब अच्छे दिन लेकर आएंगे। आज अच्छे दिन क्या है, हम चर्चा नहीं करते उन तमाम मुद्दों पर जो आपने पिछले लगातार दिखाए हैं, समझाए हैं समाज में लोगों के लिए। लेकिन आज आपने बिल्कुल सही कहा कि गृहिणी की उस समाज में उस महिला की हालत क्या है जो। ठीक है, रंजीता जी बनी हुई है लगातार हमारे साथ। रंजीता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो लगातार जी राज सिंह जी बात पूरी कीजिए। मित्र ऐसे नहीं जी राज सिंह जी, आप मेरी बात को पूरा जाने, उसके बाद हमारी बहन बोलेंगी। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले कि उस महिला का, उस हमारी सम्मानित महिला का, उस परिवार का क्या होगा जहां पर 2016 में बलिया की उस गृहिणी के लिए हमारे प्रधान सेवक चौकीदार साहब ने कहा था कि उसकी चूल्हे की राख को देखकर, धुएं को देखकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, और मैं उज्ज्वला एक ऐसी योजना लेकर आ रहा हूं कि देश के अंदर पहले 2 करोड़ परिवार प्रसन्न करते हैं, चुनौती देते हैं उस प्रधान सेवक को कि उनकी योजना का क्या हुआ। अरे उनको आपने सिलेंडर का एक लालच दिया, आज कहां हैं? क्यों नहीं बोलते आज वो लोग जो नंगन होकर प्रदर्शन करते थे 7 साल पहले, 8 साल पहले? हम समझते हैं कि आज महंगाई बढ़ रही है, आज लगातार सपने टूट रहे हैं किसान के, मजदूर के। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कर्मचारी को वेतन नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के हालात बहुत बुरे हैं, उद्योग धंधे ठप हैं, कोई आमदनी नहीं है। लेकिन हाँ, खालिद जी मेरे मित्र, आमदनी बढ़ी है, हमारे दो की। ठीक है राज सिंह जी ठीक है। रंजीता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता जी अपनी बात पूरी कीजिए, आवाज खराब होने की वजह से आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब अपनी बात पूरी कर सकती हैं आप। जो गुर्जर साहब बैठकर बातें कर रहे हैं, इन्हीं के जो स्वर्गीय राजीव गांधी थे और इनके जो राहुल गांधी हैं, ये बात कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जो है वो अकाउंट में पहुंचते हैं। जिस तरीके से लूट खसूट की सरकारें चल रही थी, अगर इन्होंने वाकई ही काम किया होता तो आज ये महंगाई बहन हमारे किचन तक ना पहुंचती। आज जो सरकार काम कर रही है वो रिसोर्सेज पे काम कर रही है, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपया हमने अपने ही लिए लगाया है। जिन्होंने लोगों को बात करते हैं आगे बैठकर आपसे। राज सिंह जी एक एक करके राज सिंह जी प्लीज एक एक करके रंजीता जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। रंजीता जी बोलिए। खालिद साहब, आज सरकार पाइपलाइन बिछाने में काम कर रही है। जो आज गैस हमें 65 रुपए प्रति किलो पड़ती है, उसके बाद वही गैस हमें 42 से 45 रुपए किलो पड़ेगी, जिससे ऑटोमेटिकली गैस के रेट कम हो जाएंगे। ऑलरेडी गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र के काफी एरिया हम कवर कर चुके हैं। सीधी डायरेक्ट गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू आएगी, जिससे वो हमें कॉस्ट जो है सिर्फ 42 से 45 रुपए पड़ेगी, जिससे रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य ये है 2024 तक
हम पूरे हिंदुस्तान को पाइपलाइन के द्वारा गैस प्रोवाइड कराएं, ताकि जो रेट है इसको नियंत्रण लाया जा सके। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट बढ़ रहे हैं उसी की मार हम पे भी पड़ती है, क्योंकि ना तो आज की पूर्ववर्ती सरकारों ने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई थी कि जब कभी सस्ता हो तो हम स्टोर करके रख लें। आज उन्हीं चीजों के ऊपर सरकार काम कर रही है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ये महंगाई बढ़ रही है और हमें लग रहा है कि हमारे पर बोझ पड़ रहा है। पर निश्चित तौर पे अगर 2 साल तक हम खबर रखेंगे, आज मैं आपसे ज्यादा नहीं वादा भी करती हूँ कि ये रेट जो है ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगे। आज अगर मैं बात करूँ 97,500 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम पूर्ववर्ती सरकारों का जो बोझ हम पे डाला हुआ था ऑयल बॉन्ड के नाम का, उसको पे कर चुके हैं और 70,000 करोड़ 2026 तक हमने अभी और भी पे करना है। आज से पहले की सरकारों से पूछिए, कांग्रेस वाले ठीक है राज सिंह जी, हाँ राज सिंह जी जवाब दीजिए। एलपीजी और ऑयल रेट को कम करने के लिए हमारी सरकार इथेनॉल पे काम कर रही है, हमारी सरकार यहाँ की सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, हमारी सरकार इलेक्ट्रिक और कारों पे काम कर रही है, हर चीज पे काम करे ताकि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल डीजल और गैस पर ठीक है। राज सिंह जी जवाब दीजिए। इस प्रकार मेरी बहन ने प्रवचन दिया है, ये इनके नागपुर स्थित मुख्यालय से आदेश आते हैं कि इस प्रकार का प्रपंच करना है और लोगों को बहकाना है। लेकिन आज सच्चाई क्या है खालिद जी, आज समाज समझता है। बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी पर, आप बीच में मत बोलिए। अब ठीक है, राहुल गांधी जी की बात की, राजीव गांधी जी की बात की, अरे माननीय चौकीदार साहब की बात करो, तड़ीपाल जी की बात करो। सर भाषा की मर्यादा जरूर रखें इस डिबेट में। इस डिबेट का मकसद है कि सार्थक बहस हो। भाषा की मर्यादा सब कोई रखने की कोशिश करें ताकि सार्थक बहस हो। ठीक है साहब, इनको पता है कि इनका सबको कभी पास नहीं। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री के बारे में, दोनों आदमी के लिए ये शब्द, दोनों आदमी के लिए ये शब्द है और जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए। देश आपसे सवाल कर रहा है, देश आपसे सवाल कर रहा है महंगाई पर, देश आपसे मांग रहा है कि कहां पर है डीजल पेट्रोल, कहां पर है ईंधन गैस, कहां पर उज्ज्वला योजना। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के 7 साल के शासन के पहले की। हमारे राज्य में हमने हर चीज पर नियंत्रण किया। जब कांग्रेस की शासन होता था हर जगह पर काम होता था। आज क्या है खाली जी आज आमदनी डीएपी के नाम पर लूटा आपने, 2G 3G 4G के नाम पर लूटा आपने, जीजाजी के नाम पर लूटा। बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहता हूं। बीच में 2G के लोग जो आरोपी थे, मैम 2G के लोग जो आरोपी थे वो तो बरी हो गए। आपके सरकार ने तो उसमें कुछ किया ही नहीं। अगर 2G घोटाला हुआ तो उसके दोषियों को सजा अब तक क्यों नहीं हुई? रंजीता जी, क्या किया सरकार ने उसमें अगर 2G घोटाला हुआ तो? खालिद साहब, सारे जो घोटाले हैं उनके ऊपर जांच चल रही है और 2G में तो बरी हो गए राजा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद अपील भी नहीं हुई कहीं और चर्चा भी नहीं है 2G का। 1,76,000 करोड़ का मामला था रंजीता जी, 1,76,000 करोड़। वो पूरे देश की जनता का पैसा था, वो किसी एक आदमी का नहीं था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर लूट हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, देश की जनता का पैसा था। आज इन लोगों के सामने देखिए कि इनकी पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, किसी प्रकार से कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों की सरकार के सत्ता। ठीक है राज सिंह जी, ठीक है। रितु कटारिया जी, ये समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ गैस की ही बात नहीं कर रहे हैं आप, हर चीज पे जाके देखिए किस तरह से दाम चढ़ा हुआ है। चाहे सरसों के तेल की बात कर लीजिए, जो 1 लीटर 80 से 90 रुपए में मिलता था, आज वो 170 पहुंच गया है, 180 पहुंच गया है। लोग जो गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जो 400-500 की दिहाड़ी करता है, वो आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? और आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप अभी बता रही थी कि आप गृहिणी के तौर पर आपको कितना दिक्कत हो रहा है, कितनी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तेल की बात करें आप, मैंने पहले भी बोला, जैसे सब्जी की बात करें या हम अनाज की बात करें, महंगाई तो चारों तरफ से ही आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस मुद्दे पे काम करना चाहिए कि इस महंगाई को कैसे रोका जाए, इस महंगाई से कैसे गरीब जनता को बचाया जाए। आज जहां एलपीजी के दाम बढ़ने की बात हो रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है तेल कंपनियों के डिसीजन होते हैं, बहुत बड़ी समीक्षा होती है, तब जाकर ये गैस के दाम बढ़ते हैं।
हम जो भारत है वो लगभग 80% जो है कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये महीनों का काम नहीं है, सालों का काम है कि जो भी सरकार रहती है उसे अपने टाइम में इतना काम करना चाहिए कि किसी तरह से आने वाले टाइम में जो महंगाई की मार है वो जनता पर ना पड़े। काम तो वो करना पड़ेगा। आज ये सरकार है, इन्होंने इतने दाम बढ़ाए, कल को कोई और सरकार आएगी या ये सरकार रहती है तो ये महंगाई तो ऐसे की ऐसे बढ़ती रहेगी ना। बात आती है कि आप जनता के लिए क्या कर पाते हैं, आप किस तरह से जनता को बचा पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी जो है उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को इतने ज्यादा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई है, तो हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन चुनौती है गैस भराने की, दोबारा रिफिलिंग कराने की। जी बिल्कुल, एक बार सिलेंडर मिल गया, लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल, एक बार सिलेंडर मिल गया, लेकिन क्या उन महिलाओं, गरीब महिलाओं को वो सिलेंडर जो है वो आधे दामों में मिलेगा या उन्हें फ्री में जो है मुहैया कराया जाएगा? सरकार इतना तो बोझ नहीं उठा सकती है, तो गरीब जो परिवार है वो बोझ कैसे भरेगा जिसकी आमदनी आधी हो गई है या जिसकी आय में उन्हें। ठीक है रितु जी, खास करके महंगाई को लेकर लगातार राहुल गांधी भी निशाना साधते रहे हैं और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके माध्यम से सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुनवाते हैं आपको। डीजल, पेट्रोल, ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए पूरा मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है। 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? लगातार हमारे साथ सभी हमारे मेहमान बने हुए हैं। ओंकार सिंह भी, इनेलो के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन यहां पर हमें अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जीडीपी का जो उन्होंने, राहुल गांधी ने नया परिभाषा गढ़ा है, उसका मतलब क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। स्वागत है। लगातार महंगाई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह भी, इनेलो के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी,
महंगाई लगातार लोगों को डस रही है, जनता बस बस कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो बेबस क्यों नजर आ रही है? खालिद जी, दो चीजें हैं। एक तो व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, महंगाई का पता हमें कहां से लगता है? व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर। अगर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है तो व्यक्ति को इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत आय वो इतनी बढ़ जाती है कि उसको महंगी चीज खरीदने में कोई संकोच नहीं है, उसी से उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस की बात है, जब से सरकार सत्ता में आई है पर कैपिटा इनकम भी नीचे जा रही है, परचेजिंग पावर तो व्यक्ति की लगभग खत्म हो चुकी है, आप देख ही रहे हो, और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये महंगाई बढ़ने का कोई एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण है महंगाई बढ़ने के। मुख्य कारण है पेट्रोल, डीजल और गैस, क्योंकि इनका हर एक वस्तु के ऊपर इफेक्ट आता है, चाहे हमें ट्रांसपोर्ट पे ले लें चाहे दूसरी जगह ले लें, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव हर एक क्षेत्र में आएगा। छोटी से छोटी वस्तु के रेट पे आएगा, बड़ी से बड़ी वस्तु के रेट में आएगा। ये सरकार सिर्फ इस नाम के ऊपर भी हम जनता को सेवाएं दे रही हैं, और सेवाओं के नाम के ऊपर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके ऊपर भी इतनी एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अपने अगर हवाई जहाज खरीदना 8500 करोड़ रुपए का वो हवाई जहाज खरीदा जा रहा है, लेकिन जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़े जा रही है। इसका बहुत सही सा कारण है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, इनके अर्थशास्त्री सही नहीं है। ये जो मन की बात है वो तो सुनते हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनी इन्होंने आज तक। पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी जो किसी टाइम में बहुत अच्छी आती थी, आज आप देखते हैं कि 7.5 रुपये या 7 रुपए गैस की सब्सिडी आती है। हर एक वस्तु का दाम ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही। और जब किसी से कोई चर्चा करते हैं, महंगाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि देश की सीमा खतरे में है, प्रधानमंत्री जी उसकी रक्षा के लिए हथियार खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज से पहले, जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी, उससे पहले हमने 3 युद्ध लड़े और जीते? क्या ये लाठी और डंडों से जीते थे? ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। अंधभक्तों को ये लगता है कि मोदी जी अगर 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल कर देंगे तो हम मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज इन्होंने देश में सद्भाव खराब करने का और आपसी भेदभाव बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर दिया है। हिंदू मुस्लिम करके ये ठीक है सर। देश की रंजीता मेहता जी गुमराह किए हुए हैं। रंजीता मेहता जी, जीडीपी की नई परिभाषा राहुल गांधी ने गढ़ी है, जी से गैस, डी से डीजल और पी से पेट्रोल। उन्होंने कहा कि लगातार जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, तो यही जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। करारा प्रहार किया है। बिल्कुल, जो उनको सिखाया गया था बोलने के लिए, उन्होंने जीडीपी की वही परिभाषा बोली है। पर कांग्रेस के समय में जीडीपी की परिभाषा जो थी वो गांधी परिवार की, जी से गांधी परिवार, डी से डकैती और पी से उनका प्रॉपर्टी बाजार। जिस तरीके से पूरे देश को लूटकर उस समय की जीडीपी इन्होंने चला रखी थी, उसी की मार आज तक पड़ रही है। वो पूछते हैं कि 23 लाख करोड़ रुपया कहां गया? जनाब, 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ कोविड काल के अंदर, जब पूरा देश जूझ रहा था, जब महामारी थी, तब आप अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर एसी की हवा लेते थे, तब प्रधानमंत्री जी और इस देश के जो मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, वो काम कर रहे थे, हॉस्पिटलों में लोगों की जान बचा रहे थे। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक भी सवाल का जवाब दे दे कांग्रेस वाले कि उन्होंने एलपीजी और ऑयल को अपने ही देश के अंदर इंपोर्ट ना करना पड़े बाहर से, उसके लिए एक भी कदम उठाया हो। मैं आपको 10 कदम गिना दूंगी। आज उसी पर हम काम कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, ये रेट के रकम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उस समय ये रेट था, आज ये रेट है। जनाब, आपने उस समय अगर ऑयल बॉन्ड ना बांटे होते, आपने अपना जो कर्ज है वो पूर्ववर्ती सरकारों पर ना डाला होता, तो ब्याज समेत जो आज पैसा हमें वापस करना पड़ रहा है, हम भी आपकी तरह कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं कि जो हम आज रेट को कम करके 50 रुपए पर लीटर कम कर दे और उसके बाद उसके ऑयल बॉन्ड ये क्वेश्चन ले लेना अपने बयान से, ठीक है? व्हाइट पेपर जारी करें, सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करें। कितना क्यों जनता को गुमराह कर रही है? ये जनता से झूठ बोल के इन्होंने ऐसा काम कर दिया। आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए। आप जो बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए, कितना ऑयल बॉन्ड आपने रिडीम किया, कितना ऑयल बॉन्ड रिडीम किया, व्हाइट पेपर जारी कीजिए। आपको झूठ बोलने की आदत बन चुकी है। आप जैसे लोगों को
वजह से जनता गुमराह हो रही है और महंगाई की मार झेल रही है। आप ये एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए। आप लोग खराब कर रहे हैं तो ओंकार जी जब आपकी ठीक है ओंकार सिंह जी और रंजीता जी, राय सिंह जी, जो राहुल गांधी ने परिभाषा गढ़ी उसका जवाब भी रंजीता जी ने दे दिया है। और जो सवाल राहुल गांधी ने किया, उन्होंने पूछा कि कोरोना काल में जो उन्होंने उसका भी हिसाब दिया कि 23 लाख करोड़ कहां गया। उन्होंने बता दिया कि 20 लाख करोड़ का कोरोना के दौरान पैकेज दिया गया है, हिसाब भी दे दिया और नई परिभाषा भी बता दी। क्या कहेंगे? खाली जी मेरे को बोला नहीं, राय सिंह जी को। जिस प्रकार मेरी बहन ने जो बात रखी है और उस प्रकार से इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जीडीपी का अर्थ बताया, जबकि पूरी जीडीपी का अर्थ और परिभाषा इस देश का प्रत्येक नागरिक समझता है, जानता है, इनकी सच्चाई को देखता है। अब रही बात, ये कहते हैं कि इन्होंने बॉन्ड बढ़ा है, इनको अधूरा ज्ञान है क्योंकि इनको पूरी बात बताई नहीं जाती, कुछ बातें बताई जाती हैं, वो ये लेकर पर्चे पर समझकर यहाँ पर पर्चा प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, वो लोग हैं ये यहाँ पर आके अपना प्रवचन देते हैं। देखिए, जो बॉन्ड बनने की बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति थी कि जब देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बैरल का रेट बढ़ा था तो नियंत्रण करने के लिए कीमतों को उन्होंने बीच में आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, खाली चुप कीजिए, आप चुप रहिए। मैंने लगा रहे हैं कि मैं पर्चा लेकर बैठी हूँ, आप इस बात का जवाब दीजिए। पहले चुप रहिए, सरकार में कौन सा पहले चुप रहिए, खाली जिस प्रकार की समाज की एक एक करके प्लीज, एक एक करके रंजीता जी और राय सिंह जी एक एक करके बात रखिए। एक सार्थक बहस होनी चाहिए, लोगों तक प्रॉपर आवाज जानी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग। प्रवक्ताओं चुप हो जाओ। ठीक है राय सिंह जी, बात रखिए आप अपनी, बोलिए। इस प्रकार से मैं कहता हूं आमदनी बढ़ी है। खाली जी, हमने बॉन्ड भरे थे देश में, आम देश के अंदर, ताकि कीमतों पर नियंत्रण हो सके लगातार। और आज क्या है, ये लोग जो है कंपनी राज से चल रहे हैं, क्योंकि 2014 में 2019 में सरकार केवल भाजपा की नहीं आई, बल्कि सरकार आई है कंपनी राज के। हम तो प्रधान सेवक जी की और उनके तथाकथित सलाहकारों की और हमारे दो की, जो आजकल देश को चला रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीदने वाले भी नहीं है, बेचने वाले भी नहीं है। मतलब राय सिंह जी और रंजीता जी, देश की जनता परेशान हो, देश की जनता परेशान रहे, आप बीजेपी पे आरोप लगाए, बीजेपी आप पर आरोप लगाए, लेकिन मुद्दे पे आप लोग नहीं आएंगे। जनता परेशान है और एक दूसरे पर आरोप लगा के आप लोग बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। ओंकार सिंह जी, जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है। ओंकार सिंह जी, ठीक है, दूसरे को भी बोलने दीजिए। राय सिंह जी और रंजीता जी प्लीज, दूसरे को भी बोलने दीजिए। ठीक है राय सिंह जी, ओंकार सिंह जी। खाली जी, इस देश का दुर्भाग्य यही है, जब भी कोई बात मुद्दे की होती है और बीजेपी के प्रवक्ता उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। बात महंगाई की हो रही है और ये कह रहे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इनको ये बताइए कि 20 लाख करोड़। रंजीता जी, राय सिंह जी, ओंकार सिंह जी को तो बोलने दीजिए प्लीज, जरा चुप हो जाइए आप लोग, एक एक करके शांत हो जाइए सर। राय सिंह जी शांत हो जाइए, रंजीता जी प्लीज बोलिए। ओंकार सिंह जी। खाली जी, मेरी बहन 20 लाख करोड़ की बात कर रही थी जी। मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि 20 लाख करोड़ लिख के दिखा दो, दिखाने की तो बहुत जरूरत है, लिख के दिखा दो। ये 1 जीरो अगर फालतू या कम ना लगा दे तो मान जाऊंगा मैं। दूसरा, ये सरकार महंगाई के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। जब भी कोई बात होती है ये आ जाते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर आ जाते हैं, अन्य योजना के ऊपर आ जाते हैं। तो आज से पूर्व की सरकारों ने भी वैक्सीनेशन दी और टोटली रजिस्टर में नाम किसी के, अलमारी में किसी के, ये वाले कामों ये देख लो, ये इनकी अन्य योजना है, ये इनकी अन्य योजना है। इस थैले में कितने का अंडा और कितने का थैला है? खाली जी, मैं बताना चाहता हूँ, इस अन्य योजना में ये अन्य योजना है, ये प्रधानमंत्री जी है, ये कुशल है, इनकी अन्य योजना में अन्न कम के थैले ज्यादा है। ये अगर वैक्सीनेशन दे रहे तो वैक्सीनेशन फ्री दे के जनता में आसान नहीं कर रहे हैं। मेरी बारी में बोलने ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है। और रंजीता जी साथ में हमारे साथ ऋतु जी भी बनी हुई है। ऋतु जी, आप इन जो नेता हैं, जो सियासत देख रही हैं आप महंगाई पे,
जनता से इनको फिक्र लग रहा है कि जनता के लिए भी कोई आवाज उठाए, कोई समस्याएं अगर सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो विपक्ष तो बताए कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अपने पे ये लड़ रहे हैं, आम जनता को कैसे फायदा होगा? हाँ जी, आदरणीय जो इनेलो प्रवक्ता जी बैठे हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता बैठे हैं, कभी भी किसी भी मुद्दे पे अगर बात आती है तो हमेशा विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष जो होता है वो पिछली बातों को रिवाइज करने की कोशिश करता है। अभी ओंकार जी ने कहा कि पहले भी युद्ध होते थे और सब कुछ ऐसे होता था, लेकिन आप पहले के युद्ध से और आज के युद्ध को कंपैरिजन ना करें। टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आया है, जो पहले हथियार थे क्या आप उनसे आज लड़ाई लड़ सकते हैं? आज देश में इतना सीमा सुरक्षा के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमारी जो इमेज बनी है देश की, तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, ऊपर से सबसे बड़ी बात है क्या जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ रही है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जी कहां है, विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं जनता के साथ सामने सड़क पे उतर रहा कि अगर आपको लगता है महंगाई बहुत बढ़ रही है तो कहां आपके प्रदर्शन हो रहे हैं, या कहां आप सिलेंडर लेके जो है जनता को दे रहे हैं भर भर के? आपके भी तो खजाने भरे हुए होंगे, आप गरीब लोगों को जो है सिलेंडर क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो खाली एक सत्ता पक्ष का काम नहीं होता, क्योंकि ये विपक्ष भी कभी सत्ता में था और ये सत्ता पक्ष भी कभी विपक्ष में आएगा, ऐसा चलता रहता है। जनता के अंदर इतनी ताकत है कि वो 5 साल में सरकार बदल देती है। दूसरी बात है कि चुने हुए लोग जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका फर्ज बनता है कि वो जनता की बात को सुने, उसका सोल्यूशन निकाले। आज जो महंगाई बढ़ रही है उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कहीं ना कहीं अभी हमारी बहन ने बात कही कि आने वाले टाइम में जो है पाइपलाइन बिछ रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करे ताकि गैस की कीमतों में जो इफाजा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो खत्म हो। तो इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशन हैं। लेकिन जरा सोचिए कटारिया जी कि कभी 2014 से पहले कहा जाता था कि 400 का सिलेंडर 200 में देंगे, अब तो 400 का 900 हो गया। जी बिल्कुल, बहुत सोचने वाली बात है कि 400 से 900 क्यों हुआ, क्यों इतने देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कहां ऐसा चूक हो रही है कि जिससे हम कमी को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ सोचने और समझने की बात है। आज हर घर में गाड़ी है, हर घर में स्कूटर और सब कुछ है व्हीकल, तो जहां हम इतनी खपत ले रहे हैं उस चीज की पूर्ति कहां होगी? कहीं ना कहीं हमें उन चीजों का सोल्यूशन देना पड़ेगा, हमें सीएनजी पर आना पड़ेगा पूरी तरह से, हमें पूरी तरह से जो है ग्रीन रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है कि हम मुद्दे पे काम करें। आज जो एक जनता को मार पड़ी है, कटारिया जी, इसके साथ साथ जनता का भी ख्याल रखना सरकार का काम है। राज सिंह जी बोलिए। ऋतु जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप सुझाव दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रिकल कारों की सब्सिडी 35% से बढ़ाकर हमने 45% कर दी है ताकि हमारा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी कम हो। हमने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज इसीलिए दिया ताकि कुएं जो है असम साइड पे कोस्टल एरियाज में हम खुद अपने देश के अंदर इजाद करें ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों में कम हो। इसीलिए हमने 1200 अवैध कॉलोनियों को हरियाणा में वैध करने में काम किया है ताकि वहां पर पाइप बिछाकर हम सस्ती गैस जो है उन तक पहुंचा सकें। आज 22 जिलों में से 4 जिले हम कवर कर चुके हैं और बाकी 18 जिले भी। ठीक है राज सिंह जी जल्दी से बात रखिए। ठीक है कि हर घर में गैस। ठीक है रंजिता जी, ठीक है राज सिंह जी। देखिए खाली जी, जिस प्रकार हमारी बहन कटारिया जी ने कहा, हम उनको बताना चाहते हैं कि विपक्ष सजग है, जागरूक है। हम सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और इन चोरों की सरकार को विपक्ष जागरूक होता तो जनता को इतनी मार नहीं पड़ती। कल हम गुड़गांव में हमारा प्रदर्शन है, प्रदर्शन में आप शामिल हो, हमारा सहयोग करें। जिला मुख्यालय के सामने आदरणीय हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इन चोरों को आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है मेरी बहन, आप परेशान मत हो। आप चोरों की सरकार किस प्रकार के प्रवक्ता नहीं हो सकते, पूरा का पूरा देश आपको जानता है। आपकी और राम जी, अगर आपके प्रदर्शन करने से, आपके छाती पीटने से, नकली फोटो फेसबुक पर लगाकर अफवाह बनाने से, अगर नहीं वो काला धन रंजिता जी राज सिंह जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। एक एक करके रंजिता जी, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज।
तो वैसे ही थैला टांगकर 2 पेज लेकर यहाँ पर आ जाते हो। आपकी परिभाषा और आपकी भाषा को सब समझते हैं। सच्चाई क्या है कि पूरा देश जानता है। आपकी हालात, आपकी वास्तविकता, सच्चाई जो है जनता समझती है। आप फेल हो चुके हैं शासन में, आप माफी मांगिए शासन से। जनता से बड़े बड़े वादे आपने किए थे और उन वायदों का कुछ नहीं हुआ। आज चुनौती आपके सामने। आप जिस प्रकार से आपके पूर्व नेता आदर नंग होकर प्रदर्शन करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहाँ है वो? कहां पर है उनके हालात? आप लोग भी तो नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर। आप लोग कहां सड़कों पर उतर गए? कांग्रेस कहां लोगों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है? लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, क्या किया कांग्रेस ने? कहां सड़कों पर दिखी? हम काम न करें, हम काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कल देखिए आप, कल देखिए पूरा जिला को फैला। 2024 जब आएगा हम तब ये करेंगे। फिलहाल जो काम करना है विपक्ष को वो अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करना है। लोगों के साथ हैं हम, इनकी बात नहीं सुनेंगे। अरे नागपुर के प्रचारक है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन्होंने कंपनी राज को स्थापित किया है, उनके शासन को प्रदेश की जनता, देश की जनता के साथ ठीक है, कांग्रेस का प्रत्येक ठीक है। ओमकार सिंह जी, विपक्ष का तो काम है जनता की आवाज उठाना। भाषा को समझते हैं, विपक्ष कहाँ है? हालात समझते हैं, इनके हालात को। ठीक है राय सिंह जी, बात हो गई आपकी। आप कंपनी राज से आगे भी तो निकला कीजिए कभी। खालिद जी, ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं बताना चाहूंगा, इन लोग प्रत्येक मुद्दे पर सरकार की आंख खोलने का और जनता को जगाने का काम करते हैं। आप लोग भी सिर्फ राज्यपाल के पास गए और महंगाई पर आपने अपना ज्ञापन दे दिया, काम खत्म हो गया। ओंकार सिंह जी, प्रदेश की जनता आप सबसे हिसाब लेगी, सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं। उसी पे आ रहा हूं। जनता परेशान है, आपको पता है। जो दिहाड़ी पे काम करता है वो अपना घर कैसे चलाएगा? जब से उसका बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे खाना खाएगा? क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया? खालिद जी, आप ये क्वेश्चन मेरी बहन रंजीता से पूछा मैंने, खालिद जी पूछा है। आवाज पहुंचाने का काम विपक्ष का भी होता है, तब सरकार सुनती है। अगर सरकार सो जाए लोकतंत्र में तो विपक्ष उसको जगाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब से सरकार आई है, खालिद जी मेरे को बोलने दीजिए, जब से सरकार आई है ये अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किसान आज 9 महीने पूरे हो चुके सड़क पर बैठे हैं। क्या किया सरकार ने? ये सरकार हर एक किसी की समस्या को, आज मेरी बहन रंजीता ये चिल्ला कर अपनी काबिलियत शो करना चाहती है। आज से पहले ये कांग्रेस में थी, तब इसको गांधी परिवार की कमियां नहीं नजर आई। आज ये सिर्फ इसलिए ज्यादा बोल रही है क्योंकि इसको बीजेपी में जाकर अपनी लॉयल्टी चेक करवानी है। ये सिर्फ ऐसे नेताओं की वजह से आज हमारा देश गर्त में डूब चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन सरकार ऐसी है, सरकार सिर्फ इस तरह से बहस का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बहस का कोई मतलब नहीं है। आप लगातार एक दूसरे पर बात बंटवार करेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कटारिया जी लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। चाहूंगी, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इस महंगाई की मार को रोका जाए, ताकि जनता जो है आने वाले टाइम में एक अपने परिवार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कटौती ना करे। देश के अंदर सब तरह के बदलाव हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, लेकिन ये विकास ऐसा ना हो कि एक गरीब आदमी को मार झेलनी पड़े। हम कहीं ना कहीं इस रिक्वेस्ट को कहना चाहेंगे कि जो भी इस तरह की महंगाई जो है आज जनता को झेलनी पड़ रही है, तो उसका हमें सॉल्यूशन लेके आना है। सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी पार्टियां हैं सब उसका सॉल्यूशन लेके आइए और आम जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आज आप हैं, कल वो हैं, आज ये थे, तो ये सब चलता रहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बजाय अगर वाकई में ही कुछ काम करना चाहते हैं, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, को समझा जा सकता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल खास करके आप देखिए कि लगातार अगर 500 रुपए आपने आज सुबह उसको छुट्टा कराया, शाम तक आपके पास नहीं होगा। लेकिन उस 500 रुपया कमाने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इसका अंदाजा हर आदमी को है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। उसको लेकर क्या कहना है, क्या कहेंगी? जी, जितनी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि 500 रुपए का अगर हम खुला कराते हैं तो वो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाता है। तो इसका पीछे रीजन क्या है? इसका पीछे रीजन यही है ना कि जो चीजें हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि आज आप एक सब्जी लेने जा रहे हैं तो आप वहां पर एक दिन की सब्जी के अंदर 100-150 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आमदनी भी बढ़ानी होगी, हमें कहीं ना कहीं जो है लोगों की एक बेसिक इनकम है उसको बढ़ाना होगा।
बिल्कुल, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, इसमें पूरा विश्व जो है इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे। हमारा पूरा देश जब एकजुट होगा पूरा, तो हम इस समस्या को जल्दी से खत्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आम जनता की सुनवाई होगी और इस पर काम किया जाएगा। जनता की आवाज पहुंचेगी सरकार तक विपक्ष की ओर से, और पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी, जनता की बात जरूर पहुंचेगी। खालिद जी, मेरा तो अपनी बयान से यही और सरकार से निवेदन है कि कम से कम लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग गुड्स और जरूरत वस्तुएं, इनके दाम की वृद्धि ना की जाए और जनता की आय वृद्धि करने के साधन बनाए जाएं। आज परचेजिंग पावर जनता की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान नौकरियां जा चुकी हैं। जनता को राहत दी जाए, नई इंडस्ट्री लगा के उसमें रोजगार दिया जाए, उनकी आय के साधन बढ़ाए जाएं ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और महंगाई के मार से बचा जा सके। ठीक है, राज सिंह जी, लास्ट कमेंट। खालिद जी, जिस प्रकार मेरी बहन ने इस प्रकार बड़े बड़े प्रवचन दिए, मेरी तो केवल आपसे एक प्रार्थना है कि हाँ, आमदनी बढ़ी है, आमदनी उन लोगों की बढ़ी है जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के उन मंत्रियों की हालात जो 7 साल पहले थे और आज क्या हैं, उनके तथाकथित नेताओं की हालत पहले क्या थे, आज क्या है। जो भी सत्ता पक्ष में चला गया वो सत्ता की मड़ाई खा रहा है। ठीक है, आप याद रंजीता जी, ठीक है सर, रंजीता जी, सरकार कैसे महंगाई को रोकेगी? आम आदमी के लिए नासूर बनता जा रहा है। 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे पेट्रोल और डीजल की जो स्टोरेज कैपेसिटी पर आज तक सरकारों ने काम नहीं किया था, हम उस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि हम स्टोर कर सके जब सस्ता हो माल। दूसरा, हम काम कर रहे हैं इथेनॉल की मिक्सिंग पर, जो पहले 8% मिक्स होता था, अब हम आगे जाकर 20% मिक्स करेंगे ताकि रेट कम हो सके। हम इलेक्ट्रिकल कारों की सब्सिडी के रेट बढ़ा रहे हैं। आप तमाम गेस्ट, वक्त की कमी है रंजीता जी, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि ये जो महंगाई डायन है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? लगातार महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें। आम आदमी परेशान है, लेकिन इसको सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी जाए तो जाए कहां? फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।